टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 से बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिले। और खास तौर पे आज इंफ्रा और पावर स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं जो ये बता रही है कि इंफ्रा सेक्टर में कहीं ना कहीं अब एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली है। पूरा सेक्टर अब संभलने की कोशिश कर रहा है। तो कौन से इंफ्रा स्टॉक्स होंगे जहाँ खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इन शेयरों को बॉटम पे खरीदना ज़्यादा फायदे का सौदा होगा। पावर शेयर पर भी कमोबेश जो है ऐसी ही कई सारी रिपोर्ट आई है, बात करेंगे। तो इसके अलावा अगले आधे घंटे में कौन से सेक्टर पे हम बात करेंगे, बैंकिंग सेक्टर बेहतर है या फाइनेंस शेयर। खासतौर पर फाइनेंस में एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जो यहाँ से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं क्या, क्योंकि आज के ट्रेड में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी और बीते 2 दिनों से देखिए एक खरीदारी का रुझान देखने को मिला। ऑटो शेयरों में आज थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है और ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में लगातार खरीदारी का रुझान है। ऑटो इंश्योरेंस ऑटो शेयर पर बात करेंगे। इंफ्रा की जैसे मैंने बात की कि इंफ्रा में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, इंफ्रा सेक्टर में कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आपको एक बेहतर रिटर्न दिला सकते हैं, क्योंकि इस पूरे सेक्टर में अब ये उम्मीद जगी है कि हालात सुधरे हैं और अगले कुछ सालों में बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार देखिए, बाजार आज एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी या गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अच्छी बात है कि सुबह मजबूत खुले, कमोबेश उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। 9100 के लेवल को निफ्टी जो है पूरी तरह से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स में देखिए करीब 118 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप कई सारे छोटे मजले शेयर हैं जहाँ पे आज के ट्रेड में हमने देखा है कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है और छोटे मजले शेयर में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन आज सेक्टर्स देखिए जहां पे खरीदारी है। सबसे पहले देखिए फाइनेंस शेयर, जहां पे आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। आईडीएफसी, मन्नापुरम फाइनेंस, पीएफसी जैसे स्टॉक्स हैं जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा आप देखिए स्टैंड क्रेडिट केयर, इसके अलावा आप देखिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं जहां मजबूती देखने को मिल रही है। आप इसके अलावा आप देखिए भारत फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं। आज के जानकार आशीष हमारे साथ इम्तियाज कुरैशी जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, हम देख रहे हैं कि फाइनेंस से जुड़े स्टॉक्स में मजबूती है और बीते 2-3 सत्रों का रुझान देखिए। स्टैंड क्रेडिट केयर जैसे स्टॉक जिसके में खरीदारी है, इसके अलावा पीएफसी, मन्नापुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स है जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आईडीएफसी में मजबूती देखने को मिल रही है। क्या राय होगी आपकी? वेरी गुड आफ्टरनून मनीष। देखिए इन तमाम स्टॉक्स जो एनबीएफसी स्टॉक्स जो है यहाँ पे, बिकॉज एक फाइनेंस मिनिस्टर से भी एक आउटकम आया है यहाँ पे फॉर एनपीएस को लेके, तो मेरे ख्याल से इन तमाम स्टॉक्स में से एक ही स्टॉक्स है जहाँ पे मेरे को ज्यादा एग्रेसिवनेस और पोजीशन बना सकता है। आईडीएफसी 52 रुपीज 80 पैसा काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता ऑन क्लोजिंग बेसिस बाय किया जा सकता है। ओपनिंग में काफी बड़ा देखने मिल सकता है जो कि 61 से 62 रुपीज तक के लिए। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती देखने को मिल सके। 2 स्टॉक्स और खासतौर पे देखिए पावर सेक्टर से जहाँ थोड़ी तेजी देखने को मिली है। सरकारी कंपनियां हैं आरईसी और पीएफसी, क्या राय होगी? दोनों शेयर में देखिए आज के ट्रेड में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। पीएफसी की बोर्ड बैठक भी होने वाली है डिविडेंड को लेकर, उससे पहले इन शेयर में मोमेंटम देखने को मिला। जब भी ये चलते हैं दोनों शेयर में एक साथ तेजी देखने को मिलती है। आरईसी और पीएफसी पे क्या राय होगी आपकी? देखिए आरएसी और पीएफसी की अगर हम बात करें तो दोनों स्टॉक्स में काफी ज्यादा बढ़त आ चुकी है और मेरे ख्याल से यहां से और मोमेंटम बढ़ सकता है। मेजरली तो कहने का ये आरईसी और पीएफसी पे रहते हुए कि हाँ यहाँ थोड़ी सी और मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फाइनेंस में कुछ स्टॉक्स है जहाँ मजबूती देखने को मिल सकती है। आरईसी देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि बीते कई दिनों में देखिए गिरावट का ट्रेंड था, लेकिन आज थोड़ा सा ट्रेंड बदलता हुआ दिखा है। पीएफसी देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी सरकारी कंपनी है, वहाँ भी थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 3% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कमोबेश कारोबार कर रहा है। आज के ट्रेड में इम्तियाज देखिए खासतौर पर बैंकिंग शेयर में खरीदारी है। फाइनेंस के अलावा सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, ओबीसी, पीएनबी, यस बैंक, लिस्ट काफ़ी लंबी है। और अच्छी बात यह है कि बीते कई दिनों के बाद एक साथ जो है पूरे बैंकिंग शेयर में, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, छोटे मझोले बैंक हो या लार्ज कैप बैंक हो, सामान्य तौर पे ये ट्रेंड था कि हम देखते थे कि छोटे मझोले बैंकों में तेजी थी, हेवी वेट स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आज ये ट्रेंड नहीं है, आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंक में कौन सा शेयर पसंद करेंगे और प्राइवेट बैंक में किस शेयर पर आपको तेजी का रुझान लगता है? मनीष थोड़ा सा मैं प्राइवेट बैंक को अवॉइड करूंगा एज ऑफ नाउ और सरकारी बैंक जो है उससे ज्यादा यहाँ पे तवज्जो दूंगा, वो भी स्मॉल बैंक्स, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। 3 स्टॉक्स काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इन तीनों में से अगर वेटेज देना तो बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी ज्यादा वेटेज दूंगा। 161 सपोर्ट है, उसी को स्टॉप लॉस लगा सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर महीना 1.5 महीना अगर होल्ड करते हैं पोजीशन तो 192 195 के टारगेट भी नजर आ सकते हैं।
तो कहने का बैंक ऑफ बड़ौदा एक शेयर है जो उनको पसंद है, 195 तक का वो टारगेट मान के चले। यहाँ से एक अच्छी रैली की उम्मीद जता रहे। शेयर दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप नजर बढ़ा के चल सकते हैं। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक उनको पसंद है, उनको लगता है वहाँ भी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आंध्रा बैंक छोटा बैंक है, उनको लगता है कि आंध्रा बैंक में भी खरीदारी करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। और ये सब तमाम शेयर देखिए अभी दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेकेंड हाफ में नजर बना के चल सकता है। अगर बाजार यहाँ से थोड़ा भी मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं बाजार की तेजी को बैंकिंग स्टॉक्स लीड करेंगे। और ये स्टॉक्स जो सुबह से मजबूती दिखा रहे हैं, एक समान चाल दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, उसमें और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेड में देखिए खासतौर पर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी तेजी दिखा रहे हैं। और ऑटो एंसिलरी ऐसा सेगमेंट है इम्तियाज जिसमें हर रोज 5-6 स्टॉक्स होते हैं जिसमें तेजी देखने को मिलता है। हालांकि लिस्टेड कंपनियों की संख्या भी इसमें ज्यादा है, 20-22 कंपनियां लिस्टेड है। भारत गियर्स 10% के अपर सर्किट पे कारोबार कर रहा है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ प्रोडक्ट सुबह से मजबूत है, करीब 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। जेबीएम ऑटो, कास्टेक्स टेक्नोलॉजी, ऑटो एक्सेल, ऑटोमेटिव एक्सेल जैसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में मजबूत हैं, अच्छी रैली देखने को मिल रही है। क्या इनमें से कोई शेयर आपको पसंद है या इसके अलावा मुंजाल ऑटो, शिवम ऑटो, प्रिकॉल, यूकाल फील जैसे स्टॉक्स हैं, जहां पे स्टील स्ट्रिप्स व्हील जैसे स्टॉक्स हैं, उस पर खरीदारी करने की सलाह देंगे आप? देखिए अगर हम ऑटो एंसिलरी की बात करें तो मेरा तवज्जो यहाँ पे ऑटो एक्सेल पे है। यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखिए हमने। अगर स्टॉक्स की अगर बात करें तो 804 रुपए से 550 रुपए तक आ चुका है। अब ये फॉल को रिट्रेस कर रहा है मेरे ख्याल से, काफी अच्छा रुझान है। 640 रुपए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसी को स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये स्टॉक काफी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है और तकरीबन हमें 750 से 800 के रेंज वापस से नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल ऑटो एक्सेल एक ऑटो एंसिलरी में मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। तो ऑटोमोटिव एक्सेल एक शेयर होगा जो पसंद है, उनको लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। दिन के ऊपर स्तर पर कारोबार कर रहा है। याद रखिए एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कम वॉल्यूम के साथ कारोबार होता है, लेकिन जिस दिन वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिलती है उस दिन ये शेयर सेकेंड हाफ में और अच्छी मजबूती दिखा सकता है। तो ऑटोमोटिव एक्सेल एक शेयर होगा जिस पर आप नज़र बना के चल सकते हैं सेकेंड हाफ के लिए। और इम्तियाज को भी लगता है कि उस शेयर में यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। ऑटोमोटिव एक्सेल की मैं बात कर रहा हूँ, 750 रुपये तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं, 640 रुपये का, लेकिन अब उनको लगता है कि स्टॉपर्स लगाइए। 750 का लक्ष्य हासिल होता है तो फिर ये 800 तक जा सकता है, मजबूती दिखा सकता है। आज के ट्रेड में देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि मजबूती देखने को मिल रही है, खासतौर पे पेपर शेयर। सुबह हमने देखा कि बाजार भले तो बाजार की बहुत तेज शुरुआत नहीं, धीमी शुरुआत हुई, लेकिन जैसे से बाजार ने रफ्तार पकड़ा, पेपर शेयरों में रफ्तार उससे ज़्यादा तेज देखने को मिल रही है। मालू पेपर ने तेजी को लीड किया, स्टार पेपर, जेके पेपर जैसे स्टॉक्स है जो बेहतर परफॉर्म करे। स्टार पेपर 20% का अपर सर्किट पर कारोबार कर रहा है। करीब जब मार्केट खुला तो 9:30 बजे के आसपास मिहिर बता भी रहे थे कि पेपर स्टॉक्स पर नजर बना के रखिएगा, और उस समय शेयर में केवल 5-6% की मजबूती थी। उसके बाद देखिए शेयर में तेजी देखने को मिली, दिन के ऊपरी स्तर पे 20% का अपर सर्किट का कारोबार कर रहा है। मालू पेपर में कम से यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बिल्ट है, ये स्टॉक तो चल चुके, मालू पेपर में भी 10% का अपर सर्किट, लेकिन कई सारे अभी शेयर हैं, जेके पेपर, बिल्ट जैसे स्टॉक्स है जहां भी मजबूती नहीं आई। क्या आप इनमें से कोई शेयर खरीदने की सलाह देंगे या आपको लगता है कि नहीं जो शेयर सर्किट पे है कोशिश कीजिए, अगर मिल गया तो मिल गया? देखिए मेरे को पेपर सेक्टर्स में कोई इतना ज्यादा रुझान नहीं है। अगर टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे शीशा पेपर जो है यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तकरीबन एक कंसोलिडेशन जोन था 810 से लेके 742 तक एक कंसोलिडेशन जोन था जिसको आज इसने ब्रेकआउट दिया है। तो एक पॉजिटिवनेस यहाँ पे काफी ज्यादा अराइज हो सकता है। यहाँ पे नो डाउट एक स्पाइक आया, इसके लिए स्टॉप लॉस भी थोड़ा नीचे ही है, 760 रुपए का स्टॉप लॉस है। बट अगर थोड़ी गिरावट आती तो वापस से ऐड किया जा सकता है बिलो 800 रुपीज। और अनुमान ये है कि तकरीबन 900-920 रुपए तक के ऊपरी स्तर यहाँ पे देखने मिल सकते हैं हफ्ते भर के अंदर। तो ये शीशा सा एक पेपर होगा जो पसंद है इम्तियाज को, उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन बीते कुछ सत्रों का आप ट्रेड देखिए, इंफ्रा स्टॉक्स ने एक अच्छी मजबूती दिखाई है। चाहे रैमको इंफ्रा वहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली, इमामी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स है वहाँ मजबूती देखने को मिली। ये तमाम इंफ्रा स्टॉक्स हमने देखा है कि इम्तियाज बीते कुछ दिनों में तेजी देखने को मिली है, और ये माना जा रहा है, संभावना निकल के आ रही है क्या इंफ्रा स्टॉक्स में हालात अब सुधर रहे हैं, जिस तरह सरकार की तरफ से कई सारे स्टेप लिए गए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से इंफ्रा सेक्टर में रिवाइवल की बातें आ रही है, क्या कुछ रिपोर्ट ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि वाकई हालात सुधरे हैं?
बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है शायद ये सेक्टर, ऐसा रिपोर्ट्स में निकल के सामने आ रहा है। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जिसमें उनका कहना है कि FY17 के एंड तक, यानी कि मार्च में जो साल खत्म हो रहा है वित्तीय वर्ष, उसमें अगर आप हाईवे डेवलपमेंट की बात करें तो अब तक का सबसे बेहतरीन साल है, क्योंकि पहले 9 महीने की अगर आप बात करें तो हाईवे डेवलपमेंट में जो ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले वो करीब 25% के आसपास रही है। जब ये साल खत्म होगा तो उसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक NHAI की ओर से करीब 2800 किलोमीटर के आसपास की जो सड़कें हैं उसका निर्माण पूरा होगा, और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को भी जोड़ लें तो करीब 8000 किलोमीटर के आसपास की सड़कें इस पूरे वित्त वर्ष में बनी हैं। पिछले साल अगर आप देखें तो 6061 करोड़ रुपए के आसपास की 6061 किलोमीटर की सड़कें बनी थी, तो उस लिहाज से अब तक का सबसे बेहतरीन साल है अगर आप हाईवे डेवलपमेंट की बात करें। बीते साल में 16 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से सड़कें बनी थी, इस रफ्तार से अगर 8000 किलोमीटर के आसपास की सड़कें बनी हैं तो 22 किलोमीटर प्रति दिन के आसपास की जो रन रेट है वो इस बार देखने को मिली है। Q3 में जेफरीज का मानना है कि अगर आप 8 जो टॉप EPC कंपनीज है इस पूरे सेक्टर में, उसमें से 6 कंपनियों को अगर आप देखें तो जो उनकी आय ग्रोथ है वो करीब 15 से 50% के आसपास की रही है। अब भी अगर आप देखें उनका कहना है कि जो ज़्यादातर कंपनीज उनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 40 किलोमीटर प्रति दिन के आसपास का जो टारगेट है वो अब मिनिस्ट्री लेके चल रही है, जो कि जेफरीज मानता है कि क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन उनका ये कहना है कि अब उन कंपनीज के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करके चलें जिनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, उन पे नहीं, बल्कि जिनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उन कंपनीज पे आप ज़्यादा फोकस करके चलें। तो इस पूरे सेक्टर में उन्होंने 2 अपनी टॉपिक्स बताई हैं, एक तो अशोका बिल्डकॉन और दूसरा सद्भाव इंजीनियरिंग। अशोका बिल्डकॉन पे उन्होंने 190 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, सद्भाव इंजीनियरिंग में 330 रुपये का, और इस सेक्टर की जो टॉप मोस्ट कंपनी है IRB इंफ्रा, उस पर उनकी होल्ड रेटिंग है और 221 रुपये के आसपास के टारगेट प्राइस उन्होंने इस कंपनी के लिए सोचा है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इंफ्रा के बाद हम पावर इंफ्रा में ही एक सेक्टर आता है, सब सेक्टर कह सकते हैं, पावर सेक्टर, उस पर भी आपसे हम सलाह जानेंगे, कुछ और ब्रोकरेज हाउसेस की राय। लेकिन इस सेक्टर में ओवरऑल क्या आउटलुक है, कितने हालात सुधरे हैं, सीधे तौर पर मैनेजमेंट से ही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दिलीप बिल्डकॉन के रोहन सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहला सवाल तो होगा, जिस तरह से हमने देखा कई सारी रिपोर्ट्स आए हैं, थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि रिपोर्ट्स के जरिए ये बातें सामने निकल के आई है कि इंफ्रा सेक्टर में कहीं ना कहीं एक रिवाइवल देखने को मिला है। क्या ये रिवाइवल जमीनी स्तर पर दिख रहा है? मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। जी जी, आपने जैसा कहा कि जो रिवाइवल दिख रहा है, रोड पे दिख रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल दिख रहा है। जिस तरह गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं पिछले, अगर आप मैं अगर 3 साल की बात करूं तो 2015 में जब पहले साल सरकार आई तो उसने करीबन 8000 किलोमीटर के रोड के कॉन्ट्रैक्ट निकाले। अगले साल 2016 के फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने करीबन 9000 किलोमीटर कॉन्ट्रैक्ट निकाले, और इस साल खत्म करते करते हमें लग रहा है कि करीबन 10,000 किलोमीटर से ऊपर के रोड कॉन्ट्रैक्ट ये सरकार निकाल देगी। तो अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तो खूब निकाले गए हैं। इसके साथ साथ सरकार ने एक और काम किया है कि जिन जिन कारणों से रोड की प्रोग्रेस रुक रही थी या फिर रोड के काम शुरू नहीं हो पा रहे थे, वो भले लैंड एक्विजिशन हो, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हो या कोई भी और कारण हो, गवर्नमेंट ने उन सारी चीजों को भी एड्रेस करने की कोशिश करी। उन सभी चीजों को पकड़ के भी काम को तेजी बढ़ाने में बहुत योगदान इस सरकार ने आके किया है। सर, एक सेक्टर की एक बड़ी दिक्कत रही है कि लगातार इस सेक्टर पर कर्ज की बहुत दिक्कतें थी, पैसों को लेके भी दिक्कत होती, फंड मिलने में दिक्कत होती। अब फिलहाल आप लोगों को पैसे के लिए कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, या अब आसानी से ये दिक्कतें आप लोग की रिजॉल्व हो रही है? मनीष जी, पहले ऐसा कह रहा है कि एक समय जब सेक्टर में एकदम से बूम आया था तब तो खूब आसानी से पैसा मिल रहा था। ये 2011-12 तक ये अच्छा पैसा मिला। उसके बाद जब सेक्टर में एकदम धीमी आई और लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस के कारण जब सब रुका तो सब पैसे वैसा बैंकर भी रुक गए, क्योंकि टोल वोल के नंबर नहीं आया तो बैंकरों ने पैसा देना बंद कर दिया। और 3-4 साल से बहुत दिक्कत रही। और अब अगर देखें तो बैंकरों का एक रुख बदल सा गया है, और उसमें भी पर बैंकर बहुत सिलेक्टिव है। बैंकर वही कंपनियों को देख रहे हैं जिनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है और जिन्होंने पिछड़ा एक हिस्टोरिकली अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया हो। तो ऐसा नहीं कि हर कंपनी चली जाए अगर एक प्रोजेक्ट लेके और बोले कि हमें फाइनेंस कर दो तो बैंक कर रहे हैं। बैंक सिर्फ उन्हीं कंपनियों को देख के कर रहे हैं जिन्होंने बैलेंस शीट स्ट्रांग रखी है और जिन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड अपना एग्जीक्यूशन का अच्छा रखा है। सर, अभी कंपनी के खासतौर पे आप कंपनी को लेकर बात करें, दिलीप बिल्डकॉन को लेके, कंपनी में कर्ज की स्थिति कैसा है, और क्या कंपनी किसी कुछ प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बिड किया है जिसमें L1 बिडर की स्थिति हो? कंपनी का भी अगर मैं स्टैंडअलोन पे बात करूं तो हमारे पास करीबन 2500 करोड़ के आसपास का हमारा कर्ज है। ये हमारी वर्किंग कैपिटल प्लस इक्विपमेंट में जाता है। करीबन 1000 करोड़ का मेरा तो इक्विपमेंट का है। एक चीज दिलीप बिल्डकॉन की बहुत ही यूनिक है जो देश में दूसरी किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नहीं, कि हम सारे इक्विपमेंट जो रखते हैं वो खुद खरीदते हैं, और हम आज देश के सबसे बड़े इक्विपमेंट ओनर हैं। हमारे पास 8500 इक्विपमेंट हैं, तो करीबन 2000 करोड़ की हमारे पास ग्रॉस ब्लॉक है।
2000 करोड़ से ऊपर है, 250 करोड़ के आसपास हमारी ग्रॉस ब्लॉक है, जो हम देश भर में करीबन 16 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। वहाँ पे पूरा डिप्लॉयड है और 24,000 लोग हैं हमारे जो ये काम कर रहे हैं। तो हमारे तो अगर देखा है तो हमारा मॉडल एकदम ही पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मतलब हम अगर वहाँ पे माइनिंग करते हैं रोड पे तो भी खुद करते हैं, और जाके अगर उसका क्रैश बैरियर बना रहे हैं वो रोड पे जो लग रहा है, मतलब रोड फर्नीचर जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम खुद ही इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही एक्सट्रीमली अलग ही मॉडल हो जाता है। तो इससे हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी हाई जाते हैं, इंडस्ट्री के वन ऑफ द हायर मार्जिन पे अगर रहते हैं तो हमारी वजह से हम लोग कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं और सारी चीजें अनाउंस करते हैं। नाउ अगर L1 की मैं बात करूं तो अभी कल हमने अनाउंस किए हैं, हम 3000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स में L1 हुए हैं। बहुत ही अच्छे महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने L1 फेज से करके लेकर आए हैं। एंड कंपनी को इससे आगे बहुत अगले 3 साल की विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। और एक और चीज हमने अनाउंस करी है कि हमारे पास एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर भी आ गया है जो हमारे साथ इक्विटी कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट्स में। तो हमारे पे ना आगे कल डेट का ना इक्विटी का कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। और 3 साल की हमारी बड़ी अच्छी प्लानिंग हो गई है। जी रोहन जी, आखिरी सवाल होगा सर, हमने देखा था कि Q3 के नतीजे आपके बेहतर देखने को मिले थे, चाहे रेवेन्यू फ्रंट पे देखें या प्रॉफिट फ्रंट पे परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिला था। अगर साइलेंट पीरियड ना हो, अगर बताने में दिक्कत ना हो, चौथी तिमाही के नतीजे और बेहतर देखने को मिल सकते हैं? किस तरह के ग्रोथ का अनुमान है? हमारा Q3 से भी अच्छा रिजल्ट रहेगा Q4 का, और फिर अगले साल का Q1 को भी देखेंगे तो आपका इसी तरह से चलता रहेगा। Q2 का रिजल्ट हमेशा थोड़ा कम रहता है क्योंकि बारिश का सीजन रहता है। हमारी इंडस्ट्री में बारिश के समय आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, खासकर रोड पे डामर अमर नहीं बिछा सकते। बट अदरवाइज सारे क्वार्टर का आप आगे चल के देखेंगे, जो लास्ट ईयर Q3 था उससे आगे के मेरे सारे क्वार्टर अब उससे बड़े ही रहेंगे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, प्रोजेक्ट हाथ में बहुत अच्छे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी और सारी चीजों का आप उससे बेहतर ही पाएंगे।